वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस सरल भाषा में। वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। आज हम जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न प्रभाव जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक एवं कृत्रिम में हार्मोनल विधि पढ़ेंगे। तो कैसे हैं आप सब। ये क्लास 12 का जीव विज्ञान का चौथा चैप्टर से मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैं आप सबको बताया था कि जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य से क्या होता है, कितने ज़्यादा इससे और माँ की मृत्यु दर में कमी आती है और इस कमी के कारण बहुत ज़्यादा विश्व में और भारत में जनसंख्या बढ़ा। इस जनन स्वास्थ्य को कैसे आम लोगों तक पहुंचाया गया इसके बारे में मैं बताया था। इसके बाद से परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन को सबसे पहले भारत में कब लाया गया था, ये सब मैंने बताया था। जनसंख्या विश्व में और भारत में कैसे बढ़ा, एक बहुत विस्फोटक रूप ले लिया। आज जनसंख्या नियंत्रण के तमाम कानून नियम बनाए जा रहे हैं, चलाने की प्रयास हो रही है सरकार की तरफ से कि जनसंख्या जितना हो कम से कम हो, ताकि सबको रोजगार मिले, अच्छे से शिक्षा मिले और उसके बाद उसका लालन पोषण अच्छे से हो सके। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। आज का यही टॉपिक है कि जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित प्रभावित होते हैं, यानी कि जनसंख्या जब बढ़ जाता है तो क्या क्या इसके नुकसान होते हैं, इसके नुकसान कितने होते हैं। अब आप देखिए इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला मेरा है कि विभिन्न जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा जो प्रकृति ने हमको दी है, जैसे जमीन, खनिज, काष्ठ आदि तथा प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आ जाती है और जो प्राकृतिक संपदा है जमीन, खनिज एवं काष्ठ, इसमें भी कमी आती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मेरे पूर्वज के टोटल अगर 10 कट्ठा जमीन हो, 10 कट्ठा, और वो जमीन अगर हमारे अगले पीढ़ी में 2 भाई हो गए वो लोग तो बढ़कर 5-5 हो जाएंगे। इस तरह से जमीन का बंटवारा हो जाता है, खनिज के बंटवारे हो जाते हैं। जनसंख्या जितना बढ़ेगा उतना ये प्राकृतिक संपदा घटते जाएंगे, जब बढ़ जाएंगे तो लोगों को कम से कम मिलेगा। उसके बाद से आता है प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो घट जाता है, ज्यादा से ज्यादा कम रेट पे लोग काम करने लगते हैं। जनसंख्या ज्यादा रहता है, सबको खाना चाहिए, रोटी चाहिए सबको। इसके वजह से सब लोग क्या करते हैं, जितना रोजगार जहां भी मिल सके वो ढूंढते हैं और उस रोजगार में नहीं मिलने के कारण वो कम से कम रुपये पे, कम से कम पैसे पे वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद से इसकी वजह से आय में कमी आ जाती है। दिन प्रतिदिन व्यक्तियों के स्वास्थ्य खराब होते जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य को लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ स्वास्थ्य से ये होता है कि जितना ज्यादा जनसंख्या होता है उनमें स्वास्थ्य की कमी आ जाती है। अगर एक परिवार में जैसे किसी के 1 बच्चा हो या 2 बच्चा हो तो उसके जो स्वास्थ्य होते हैं, उसका जो हेल्थ होता है वो एक अलग होता है। उसका हर चीज, उसका पर्सनालिटीज अलग होता है। किसी घर में 4-5 बच्चे हो, 6-7 बच्चे हो, 5-4 बच्चे हो, तो उसका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी, थोड़ा कपड़ा या हर चीज, क्योंकि सारा बोझ उसके पेरेंट्स पे जाता है और उसके पेरेंट्स के जो आय है, इनकम है, वो बढ़ते हैं। तो जितना कम जनसंख्या होगा उतना कम बटेगा, उतने ज्यादा उस पर आएंगे हिस्सा, और जितना ज्यादा जनसंख्या होगा वो और ज्यादा बटेगा और कम कम हिस्से आएंगे। तो उसके चलते स्वास्थ्य भी खराब होते जाते हैं। सही। अगला है तीसरा, बच्चों की उच्च शिक्षा व अच्छे लालन पोषण नहीं हो पाएंगे। बच्चों की जो शिक्षा है उस पर सबसे खतरा हो जाती है। जिसके घर में ज्यादा, किसी के परिवार में ज्यादा जब बच्चे होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है तो उनकी शिक्षा में थोड़ी सी कमी आती है और उसके बाद से अच्छे लालन पोषण नहीं हो पाते हैं, उनका देखभाल अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, उनको सही उत्तम पोषण वाला भोजन नहीं मिल पाता, उतना उनको प्रेम स्नेह नहीं मिल पाता अपने पेरेंट्स से। उसके बाद से एवं माता पिता के आर्थिक बोझ जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, आर्थिक बोझ माता पिता के बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें, सब चीजों का जड़ है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बढ़ेगा
तो सब चीज होगा, जमीन प्राकृतिक संपदा घट जाएंगे, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी। स्वास्थ्य मतलब गिरेंगे, खराब रहेंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे इधर उधर टाल मटोल करते हुए बढ़ेगा, ठीक है। विकास कर जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, उसके शरीर यंग हो जाएगा, वह यंग हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, लेकिन उसमें उसकी पर्सनालिटी वो नहीं रहेगी जो कम जनसंख्या के, जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ के जो लोग होते हैं। उसके बाद से उसके शिक्षा में कमी आ जाएगी, लालन पोषण उसके कम हो जाएंगे, ठीक है। आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, किस पे? पेरेंट्स पे, माता पिता पे ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारियां होने लगेंगी। वो ज्यादा से ज्यादा अगर जनसंख्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा उनको इनकम करना पड़ेगा। इनकम के लिए उनको बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। उनके भी स्वास्थ्य खराब होते जाएंगे। उसके बाद से उनकी उम्र भी कम होगी, जितनी सांसें मरेंगी उतना ही उम्र कम होगा, और कम जब होगा तो वो जल्द ही वृद्ध हो जाएंगे और बहुत कम उम्र में वो अपना जीवन खो बैठेंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण में रखना जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रित में रहे। जनसंख्या वृद्धि से इतने सारे प्रभाव होंगे। अगला हमारा हेडिंग होगा संतति नियंत्रण, यानी कि जो बर्थ रेट है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको नियंत्रित किया जाए। इसके लिए हमारे बुक में या हम दो विधियां अपना सकते हैं। एक है प्राकृतिक विधि और दूसरा है कृत्रिम विधि। तो प्राकृतिक विधि से भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, संतानोत्पत्ति को। और कृत्रिम विधि, बहुत सारी विधियां कृत्रिम आ गई हैं जिससे संतानोत्पत्ति को कम किया जा सकता है। तो ये हेडिंग है संतति नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के विभिन्न प्राकृतिक एवं कृत्रिम तरीके। आप देखिएगा यहाँ पे संतान उत्पत्ति, यानी देखिए एक बार वृद्धि बढ़ाने के लिए नियम बनाए जाते हैं और प्रचार प्रसार किए जाते हैं, तमाम व्यवस्था के बारे में बताए जाते हैं, तो जनसंख्या बढ़ जाता है। जनसंख्या बढ़ने के बाद अब जनसंख्या नियंत्रित कैसे किया जाए, तो उसके लिए आप देखिएगा जनसंख्या नियंत्रित कैसे किया जाए, उसके लिए तमाम तरीके बनाए गए। प्राकृतिक विधि भी बनाया गया, कृत्रिम विधि भी बनाया गया। तो कैसे नियंत्रित हो, यानी कि निषेचन को कैसे रोका जाए, हर हाल में निषेचन न होने दिया जाए। कौन से गर्भ के लिए? अनचाहे गर्भ के लिए। अनचाहे गर्भ के लिए निषेचन नहीं होने देना है। जो चाहे गर्भ है, यानी कि जो हमारे इच्छा से गर्भ है उसको रखना है, और जो हमारे अनिच्छा से, यानी कि अनचाहा, जब हम नहीं चाहे उसके बावजूद भी जो गर्भ रह गया उसको कैसे हम हटाएंगे, कैसे उससे बचेंगे, उसके लिए तरीका बताया गया है कि सबसे पहले निषेचन न होने दिया जाए, गर्भ रहेगा ही नहीं और संतान उत्पत्ति नहीं होगी। तो उसके लिए दो विधि है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। तो प्राकृतिक विधि में सबसे पहला, प्राकृतिक विधि में क्या करना है, मैथुन के दौरान शिश्न को योनि से बाहर निकालकर वीर्य स्खलित करेंगे। ठीक है, मैथुन कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं आप, तो योनि में आपका शिश्न है। जब ऐसा एहसास हो कि वीर्य स्खलन का समय आ गया है तो योनि से शिश्न को बाहर निकालकर वीर्य को बाहर स्खलित कराएंगे, जिससे वीर्य योनि में न स्खलित हो, वीर्य में स्खलित नहीं होगा तो शुक्राणु स्पर्म जो होंगे वह फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेंगे और हम अनचाहे गर्भ से बच जाएंगे। तो ये प्राकृतिक तरीका हुआ। उसके बाद से एक और चीज है कि अंडोत्सर्ग के दौरान एमसी के 10वें दिन से 17वें दिन तक, आप देखिएगा जब एमसी अंडोत्सर्ग होता है उसके बाद से एमसी का प्लान आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक स्राव। जब ये मासिक स्राव खत्म हो जाए, जैसे मासिक स्राव खत्म हो रहा है ठीक उसके काउंट करेंगे, ठीक उसके 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक हम सेक्स नहीं करेंगे, मैथुन क्रिया नहीं करेंगे, हमारा जो फिजिकल संबंध है नहीं होगा मादा के साथ। तब हम उस अंडाणु से, निषेचन से अपने शुक्राणु को बचा लेंगे और निषेचन क्रिया रुक जाएगी। उसके बाद अनचाहे गर्भ से भी हम बच जाएंगे। कब से करेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक स्राव है खत्म होने के ठीक 10वें दिन से 17वें दिन, यानी कुल 7 दिन हमें मैथुन क्रिया नहीं करना है। वैसे में एक और बात मैं बता दूं, ये प्राकृतिक चीज है, वो प्रकृति जानता है कैसे क्या होगा। ये औसतन बताया गया डेट,
आप इस पे डिपेंड न हो सकता है कि उसे भी आगे 17वें दिन से आगे भी अगर मैथुन क्रिया हो रहा है तो भी गर्भ रह सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। एक औसतन एक डाटा है जिसपे ये हो रहा है जो बुक में दिया गया है, ठीक है। कभी कभी पहले भी रहता है, 17वें दिन के बाद भी रहता है, 10 दिन के पहले भी रहता है। उसके बाद से हमारा दूसरा तरीका, ये पहला तरीका खत्म हो गया प्राकृतिक विधि। दूसरा जो है विभिन्न कृत्रिम तरीके। विभिन्न कृत्रिम तरीके कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला एक कृत्रिम तरीका है हार्मोनल विधियां। क्या है? हार्मोनल विधियां। अब इसमें हार्मोनल विधियों में देखिएगा आप, ये ऐसे एक विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार की गोलियों का यूज किया जाता है मादाओं द्वारा, और ये गोलियां जितनी भी गोलियां होती हैं, ये हार्मोनल विधि में विभिन्न प्रकार के हार्मोनल गोलियों का यूज किया जाता है जो हार्मोन से बनती है। मादाओं द्वारा इन गोलियों का यूज किया जाता है। अब ये हार्मोन से बनती है। जब ये दवाई यूज किया जाता है, जब ये टैबलेट गोली यूज किया जाता है, इन गोलियों में एक विशेषता होती है, वो हार्मोन रिलीज करते रहते हैं और करते रहते हैं। तो उसमें या तो क्या होता है कि अंड जो निर्मोचन होने वाली क्रिया है, अंडोत्सर्ग, उसी को रोक देता है। वो जो हार्मोन है अंड निर्मोचन होने ही नहीं देता है फैलोपियन ट्यूब से। अब जब ये क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग नहीं होगा, अंड निर्मोचन नहीं होगा, तो सेक्स होता रहेगा, मैथुन क्रिया होती रहेगी, और वीर्य अगर स्खलित भी हो रहे हैं योनि में, तो वो अगर जा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो वहां अंड नहीं है, अंड निर्मोचन को रोक दिया गया है हार्मोनल गोलियों द्वारा। तो जब अंड नहीं है तो निषेचन क्रिया नहीं होगी और हम अनचाहे गर्भ से बच जाएंगे। यहां आप देखिएगा, इसमें हार्मोनल गोलियों में एक आता है गोली माला एन, माला डी और सहेली गोली। ये इससे भी कई प्रकार की गोलियां होती हैं, कुछ प्रमुख गोलियां हैं जिसका नाम दिया गया है माला एन, माला डी, सहेली गोली। ये सारी गोलियां किससे बनाई जाती हैं? हार्मोन से तैयार की जाती हैं। वो ऐसा हार्मोन होता है जो अंड उत्सर्ग को रोक देता है, अंड निर्मोचन को रोक देता है। आगे आप देखोगे उससे हम अनचाहे गर्भ से बच जाएंगे। और इसमें माला एन, माला डी और सहेली, इन गोलियों का यूज दिया गया है कि इन गोलियों में जो पहली दो गोलियां हैं, उन गोलियों को हम कैसे यूज करें। इसमें दिया है मासिक स्राव के पहले ही दिन से, जब मासिक स्राव हो रहा है, खत्म हो गया, उसके ठीक पहले ही दिन से, मासिक स्राव के पहले ही दिन से क्रम से क्या करना है, पहले ही दिन से क्रम से 21 दिन तक, ठीक है। मासिक, इनमें पहली दो जो गोलियां हैं वो क्या करना है, मासिक स्राव जैसे खत्म होगा उसके ठीक जैसे खत्म हो रहा है उसी दिन से 21 दिन तक क्रम से रोज एक गोली 21 दिन तक एक एक टैबलेट खाना है। और फिर हमें 7 दिन वो टैबलेट यूज नहीं करना है, वो गोली नहीं खाना, बंद कर देना है। जब बंद कर देंगे तो हमारा अगला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगला जो मासिक चक्र है, वो आ जाएगा 28वें दिन और फिर मासिक स्राव होगा। जब मासिक स्राव होगा तो हम मादा गर्भ से बच जाएगी। यदि गर्भ हो जाता है तो मासिक स्राव आप जानते हैं नहीं होता है। यदि मासिक स्राव होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो मादा गर्भवती नहीं है, वो बच गई है, प्रेग्नेंट नहीं है। अब यहाँ पे तो मासिक स्राव के पहले दिन से शुरू कर देना है, क्रम से 21 दिन तक लेना है और फिर 7 दिन उस दवा को, उस गोली को बंद कर देना है। पहली दो गोली कौन कौन है, माला एन और माला डी, ये पहली दो गोली है। इसको क्रम से 21 दिन तक मासिक स्राव, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे खत्म होता है उसी दिन से 21 दिन तक लेना है और 7 दिन तक फिर बंद करके अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल का वेट करना है। अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, फिर वो दवा स्टार्ट कर देना है, रोज लेना है। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये दवा वो यूजफुल तो है, उपयोगी है, करता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसमें कोई हमारा ये नहीं है, लेकिन आप लोगों से मेरा ये राय है कि ये गोली ज्यादा यूज न करें। अब इसके बाद जो सहेली गोली है, सहेली गोली जो होती है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होती है। इसको तो केवल क्या करना है, हफ्ते में एक बार लेना है, केवल इसको हफ्ते में एक बार लेना है। देखिए यहाँ हफ्ते में एक बार इस गोली को लेना है और एक बार लेने से ही ये प्रेगनेंसी नहीं होगी, वो मादा प्रेग्नेंट नहीं होगी और प्रेगनेंसी से बच जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता रहेगा। ये मेरा टॉपिक था आज का। आप देखिएगा कि जनसंख्या वृद्धि से
क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, कुप्रभाव पड़ सकते हैं, इसको कुप्रभाव कहा जाएगा, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारी प्राकृतिक संपदा के ऊपर, आर्थिक जो एक समस्या है वो उसके ऊपर, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उस बच्चे की शिक्षा, लालन पोषण, बहुत सारे तमाम समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। किसकी वजह से? जनसंख्या वृद्धि की वजह से। उसके बाद से जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसके निम्नलिखित दो तरीके हैं, एक प्राकृतिक तरीका है और एक कृत्रिम तरीका है। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखा करें, बीच बीच में रोक कर वीडियो को देखा करें, अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़े बायोलॉजी। मैं वीडियो बहुत लेट से आज डाल रहा हूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा वीडियो रोज डालूं।